अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी महविश और आयान की मोहब्बत की है जो कॉलेज से शुरू होती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आयान की माँ को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और बेटे को इस रिश्ते से रोकने की भरपूर कोशिश करती है कि किसी भी तरह ये रिश्ता ना हो, क्योंकि आयान और महविश का रिश्ता ही ऐसा है कि निकाह नहीं हो सकता था। आखिर महविश और आयान का आपस में रिश्ता क्या था जो निकाह नहीं हो सकता? क्या बहन भाई थे? अगर भाई बहन थे तो इन दोनों को आखिर ये क्यों ना पता चला? ऐसी कौन सी गलती थी कि ऐसी नौबत आई? ये एक इंतहाई सबक आमूज कहानी है, तो इसको आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी कि एक रोज जब स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, अपने मोहल्ले की मस्जिद से एक ऐलान सुना कि एक बच्ची तौलिए में लपेटी खजूर के बास्केट में एक साहब को मिली है। अगर उस बेटी का कोई वारिस हो तो फौरन पहुंचे। किस्सा ये था कि मस्जिद के सामने एक फल फरोश दिन भर फल फरोख्त करता था। चंद खाली खोखों पर खजूर के टोकरे रखकर उनमें फल सजा देता। गुजरने वाले वहां ठहरकर अपनी जरूरत के मुताबिक फल खरीदकर आगे बढ़ जाते। वो जब मगरिब के वक्त काम बंद करता तो बचे हुए फल एक रेडी पर रखकर घर ले जाता, लेकिन खजूर से बने टोकरे वहां ही प्लास्टिक से ढक देता और उनको नीचे रखे लकड़ियों के खोखों से बांधकर चला जाता। उस रोज नमाज़े फजर अदा करने के लिए आने वाले एक शख्स की नजर फल फरोश के उस ठेले पर पड़ी। उसके टोकरों के साथ एक बास्केट में किसी नन्हे बच्चे के रोने की आवाज ने नमाजी को अपनी जानिब मतवज्जे कर लिया। वो मुताज्जिब हुआ कि बास्केट में फल फरोश का कोई सामान नहीं है, बल्कि एक नौजायदा बच्ची तौलिए में लिपटी हुई गालबन भूख की वजह से रो रही है। उसने दौड़कर मस्जिद के इमाम साहब को मुत्तला किया। इमाम साहब ने फौरन मस्जिद में ऐलान कर दिया कि अगर कोई वारिस है तो आकर बच्ची को ले जाए। कोई वारिस होता तो आता। शायद हकीकी वारिस खुद ही बच्ची को इस कैफियत से दो चार कर गए थे। ये ऐलान सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। उन्हीं में हमारे पड़ोसी मेहरबान मलिक साहब भी थे, जिनकी बीवी नरम मिजाजी और रहम दिली के बाइस मशहूर थी। जिन साहब को बच्ची मिली वो भी मस्जिद के सामने ही रहाइश पजीर थे। असद उनका नाम था। मलिक साहब की बीवी ने ही उनको दौड़ाया कि अगर बच्ची लावारिस है और असद साहब उसको ना रखना चाहें तो इस मासूम को हमें दे दिया जाए। मैं एक माँ की तरह उसकी परवरिश कर लूंगी। उन्होंने इंसानी जज्बा हमदर्दी के सबब ये कहा था। बच्ची को देखा तो हर किसी को उस पर प्यार आया। बमुश्किल 2-3 दिन की थी। खूबसूरत सी फ्राक पहने हुए साफ सुथरे तौलिए में लपेटी गई थी। इमाम साहब से असद साहब ने इस्तदा की कि बच्ची यहाँ से गुजरते हुए मुझे मिली है। ऐलान करवाया कि शायद कोई वारिस यहाँ करीब हो। अगर कोई नहीं आता तो इस बच्ची को मुझे दे दिया जाए कि मेरी एक ही बच्ची है और ऑपरेशन में पेचीदगी के सबब अब मेरी बीवी मजीद औलाद जन्म नहीं दे सकती। हमें ये दूसरी बच्ची अल्लाह ताला ने दे दी है। घर में हमारी 2 बेटियां हो जाएंगी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, मगर कोई वारिस ना आया। एक रोज मलिक साहब की बीवी खुद गई और उसकी बीवी से इसरार किया कि ये बच्ची आप हमें दे दें, लेकिन बेगम असद ने इनकार कर दिया। कई रोज अड़ोस पड़ोस और इधर उधर के रहने वालों में इस वाक़े का चर्चा होता रहा। फिर वक्त के साथ लोग भी इस किस्से को भूल भाल गए, मगर ये बच्ची जिसका नाम महविश रख दिया गया था, असद साहब ही के घर परवरिश पाती रही। असद साहब की बीवी ने उस फूल सी कली की बहुत प्यार और तवज्जो से परवरिश की। अपनी बच्ची से बढ़कर उसका ख्याल रखा। उस खातून के तर्ज अमल से लोगों ने यह समझ लिया कि ये बच्ची वाकई इन्हीं की है। सिवाय चंद पड़ोसियों के बाकी लोगों को अब यही मालूम था कि असद साहब की 2 लड़कियां हैं। असद साहब शहर में मुअज़्ज़ज़ मकाम रखते थे। इस वजह से भी लोगों ने इस लावारिस बच्ची के बारे ज्यादा चर्चा ना किया। दौलतमंद की नेकी अजमत की बुलंदियों को जल्द छू लेती है और किसी ऐसी बच्ची को वल्दियत का एजाज दे देना जो साहिब खाना को सरे राह पड़ी मिली हो, वाकई दिल गुर्दे का काम है। असद साहब ने किसी बात की परवाह ना की। लोग गर्चे ऐसे बच्चों को कबूल करने को आर समझते थे, मगर इन मियाँ बीवी ने तो दिल से महविश को कबूल किया था। जब वो 5 बरस की हो गई तो उसको स्कूल में दाखिल कराते वक्त दाखिला फार्म पर भी वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा दिया। महविश बेहद खूबसूरत, होनहार और बला की ज़हीन निकली थी।
जो देखता उसको बेइख्तियार उस पर प्यार आ जाता था। जब से असद साहब और उनकी ज़ौजा ने उसको गोद लिया था, उनके घर में धन दौलत में भी इजाफा होता जा रहा था। उनकी बड़ी बच्ची मारुख अब 13 बरस की थी। वो भी महविश से बहुत प्यार करती थी। यह उस लड़की की खुशनसीबी थी कि इन हालात में गोद लेने वालों का हकीकी वालदैन जैसा प्यार इस लावारिस को मिला था। और अब वो लावारिस न रही थी, बल्कि उसका वारिस मुआशरे में एक बाइज्जत मकाम रखता था। अलबत्ता बेगम असद इस मामले में बहुत चौकन्नी रहा करती थी कि कभी कोई महविश को इसके माजी के बारे में आगाह न कर दे। तभी वो इसको पास पड़ोस में भी अकेले जाने न देती थी। जहां जाती अपने साथ रखती। रिश्तेदारों को भी सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भूले से भी इस बात का कभी तज़किरा न करे कि महविश उनकी हकीकी औलाद नहीं बल्कि ले पालक है। मैट्रिक पास करते ही मारूख की शादी कर दी गई और जब महविश ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली तो असद और उनकी बीवी को उसकी भी शादी की फिक्र ने आ घेरा। महविश ने कॉलेज में पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो असद साहब ने सोचा कि हमने पाला औलाद की तरह है, फिर भी ज़माना कब किसी को माफ़ करता है। आज हम जिंदा हैं, कल ना रहें और कोई बदखा बच्ची से इसके लावारिस मिलने की दास्तान बता दे तो हमारी सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। बेहतर है हमारी ज़िंदगी में इसकी आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। जिस शहर में ये रहते थे यहाँ लड़कियों के लिए भी अलहदा कॉलेज न बन पाया था, लिहाजा जो वालदैन को एजुकेशन में अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने को आर ना जानते थे, उनकी बच्चियों को लड़कों के कॉलेज में दाखिला दे दिया जाता था। असद साहब को एजुकेशन में महविश को दाखिला दिलाने से डरते थे, मगर उनकी बीवी ने हौसला दिलाया और महविश को लड़कों के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया। वो लायक तालबा थी, क्लास में अव्वल पोजीशन लेती थी। ताहम वो कुछ लिए दिए रहने वाली लड़की थी, तभी मगरूर समझी जाती थी। वो अपने हमजमात लड़कों से अलग थलग रहती, बिला ज़रूरत किसी से बात न करती। उसकी तरबियत में किसी किस्म की कोताही रवाना रखी गई थी, लिहाजा उसको अपने वालदैन की इज्जत का भी पास था जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। आयान उसका क्लास फेलो था। लड़कियों में अगर महविश को सब में इम्तियाज हासिल था तो लड़कों में आयान काबिल कादर था। वो खूबरू पुरकशिश ही नहीं, अव्वल पोजीशन लेने वाला तालिब इल्म भी था। जहां सारी क्लास आयान से दोस्ती की ख्वाहां थी, वहीं महविश की उसी से लगी रहती थी और इस मकसद पर ठनी रहती थी कि आयान अक्सर उससे ज़्यादा नंबर ले जाता था। वो सोचती अगर ये क्लास में ना होता तब मैं ही हमेशा अव्वल पोजीशन पर रहती। वो इसको नीचा दिखाने को ज़्यादा मेहनत से पढ़ती थी। यूं दोनों की शख्सियत में चंद खूबियां मुश्तरक थीं। दोनों ही आदात और मिजाज के लिहाज से एक जैसे थे। कम गू और पढ़ाई में ध्यान रखते थे। सबसे अलग थलग रहना पसंद करते थे। तभी आयान भी मगरूर ही समझा जाता था। कुछ दिनों से महविश को रियाजी में कुछ मुश्किल पेश आ रही थी। ज़रूरतन उसने 1-2 बार आयान से बात की और जो मुश्किल सवाल समझने में हो रही थी, आयान ने उसको चंद मुश्किल फार्मूले आसान बनाकर समझा दिए। इस तरह दोनों के बीच मुकाबले के खिंचाव में कमी आ गई। फिर जाने क्यों कर चहमगोइयां जन्म लेने लगी। एक दूसरे से मुकाबला और नीचा कर दिखाने की ख्वाहिश ने कब और किस लम्हे उनमें पसंदीदगी के जज्बात को जन्म दिया और क्लास ने यह नोट कर लिया कि आयान महविश का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा है। अब वो जानबूझकर एक आध सवाल गलत करके कम नंबर लेने की कोशिश करता कि महविश फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए और वो सेकंड पोजीशन ले ले। वो इससे हर बाजी हार कर खुशी महसूस करने लगा था। दोनों पहले एक दूसरे से बात तक न करते थे, अब बात करने के बहाने तलाश करने लगे थे। चंद दोस्तों ने मजाक भी किया तो आयान ने कह दिया कि महविश उसकी करीबी रिश्तेदार है। क्लास में तो दोनों का रवैया कदरे मोहतात था, लेकिन दिलों में उनके एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ता गया। वो दोनों अपने असातिज़ा के चहेते शागिर्द थे, क्योंकि जिन तालिब इल्मों का तालीमी रिकॉर्ड शानदार होता है उनकी इज्जत उस्तादों के दिलों में और इज्जत का मकाम क्लास में बना रहता है। दोनों ही मेहनत से अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। किसी में उनको बदनाम करने की जुर्रत न थी। अब तालीम का आखिरी साल था और दोनों के सामने मुस्तकबिल का सवाल था। महविश के दिल में यह ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी कि आयान उसका जीवन साथी बने। उसको यकीन था कि वो इतना अच्छा और लायक लड़का है कि उसका ना सिर्फ मुस्तकबिल रोशन होगा बल्कि वो एक बेहतरीन जीवन साथी भी साबित हो सकता है। उधर आयान भी महविश के बारे में ऐसा ही सोच रहा था और यही जज्बात रखता था।
ताहम अपनी पसंद से दोनों को ही अपने अपने वालिदैन को बर वक्त आगाही देना लाजिम था, वरना गुजरता वक्त उनकी खुशियों की राह में रुकावट डाल सकता था। आयान के वालिदैन कई बार कह चुके थे कि हम वही दुल्हन लाएंगे जिस लड़की को वो पसंद करता होगा, अपनी मर्जी न थोपेंगे। रिजल्ट आ गया। महविश और आयान दोनों ने ही इम्तियाजी पोजीशन ली थी। अब असल मराहिल तय करने का वक्त आ गया था। महविश ने अपनी वालदा को और आयान ने भी अपने घर वालों को बता दिया था कि वो अपने जीवन साथी के तौर पर किससे शादी के आरजूमंद हैं। आयान के वालिदैन का खुशहाल जिम्मेदार घराना था, उसको मुलाजमत की फिक्र न थी, खुदा का दिया बहुत कुछ था और दौलत की कमी न थी। माँ जल्द अज जल्द घर में उसकी दुल्हन लाना चाहती थी और रिश्तों की भी कमी न थी। उसने खानदान की बहुत सी लड़कियों के नाम लिए, मगर आयान ने सबको रद्द कर दिया। तो माँ ने कहा, फिर तुम ही उस लड़की का नाम पता बता दो जिससे तुम शादी करना चाहते हो। आयान ने महविश के वालिदैन का बता दिया कि उस घर से रिश्ता तलब करें तो मैं शादी करूंगा। पता मालूम हो गया तो आयान की वालदा सोच में पड़ गई, क्योंकि ये तो उसके मैके के मोहल्ले का ही पता था कि जहां महविश के वालिदैन रहते थे। वो उस मैके के तमाम पुराने घरों को जानती थी। अगरचे उनके वालिदैन ने शादी से 1 साल पहले ही उस मोहल्ले से मकान फरोख्त करके नकल मकानी कर ली थी और तब से वो इस मोहल्ले में न गई थी। सोचा कि लाजिम है कि मैं महविश के घराने को जानती होंगी, अगर वहां जा सकूं तो उनके बारे में छानबीन की भी जरूरत पेश ना आएगी। एक रोज वो बगैर आयान को बताए महविश के पड़ोस में गई। ये भी पुराने रहायशी थे और उनके नाना और नानी को बखूबी जानते थे। उन्होंने राशिदा यानी कि आयान की वालदा को पहचान लिया। राशिदा ने बताया कि वो असद साहब की लड़की महविश को बहू बनाना चाहती है और इसी सिलसिले में इधर आई है। अभी वो असद साहब के घर न गई थी। मलक साहब की बीवी ने कहा कि हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है राशिदा, मगर एक बात तुमसे छुपाने को बददयांती समझती हूँ। तुम महविश के बारे में मालूमात के सिलसिले में मेरे पास आई हो और रिश्ता करने से पहले हर बात की सही मालूमात चाहती हो, तो मेरा फर्ज है कि तुमसे कुछ ना छुपाऊं। ये बहुत अच्छी और लायक बच्ची है और किस्मत वालों को ही ऐसी लड़की बतौर बहू मिलती होगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये असद साहब की हकीकी बेटी नहीं है, बल्कि ले पालक है। ये हकीकत वो यकीनन तुमको ना बताएंगे और शायद यहां कोई भी ना बताए, लेकिन हमारे तुम्हारे वालिदैन से अच्छे मुरासिम रहे हैं, लिहाजा मैं जरूरी समझती हूं कि तुमको ये बात बता दूं। असद साहब की तो अपनी एक बेटी मौजूद थी, फिर उन्होंने ले पालक की जरूरत क्यों महसूस की? और ये लड़की उनको कहां से मिली? क्या तुमने बहुत साल पहले हमारे मोहल्ले की मस्जिद में हुआ वो ऐलान नहीं सुना था? एक लावारिस बच्ची असद साहब को फल फरोश के ठेले पर मिली थी। नहीं, वो बोली, तब मैं खाला के घर थी। उन्होंने महविश को ले पालक बनाया नहीं। अल्लाह की तरफ से ये नेकी असद साहब के मुकद्दर में लिखी गई थी। ये भी उनको एक फल फरोश के ठेले पर एक टोकरे में रखी मिल गई थी, जबकि वो एक रोज फजर की नमाज पढ़ने निकले थे। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उन्होंने उसको गोद में भरा तो फिर गोद ले लिया। तब से ये उनके पास है। हमने भी महविश का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, मगर उन्होंने नहीं दिया। खैर, ले पालक होने या लावारिस होने में बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है। उसके माँ बाप जरूर गुनाहगार होंगे। ये मासूम नेक और गुनाहों से पाक थी। मलक साहब की बीवी ने तो सच से आगाह करके अपना हक अदा कर दिया, लेकिन राशिदा ये कहानी सुनकर सकते में रह गई। जब वो घर आई तो हवास बाख्ता थी। बेटे ने सवाल किया, क्यों, क्या लड़की पसंद नहीं आई या घराना? उन्होंने कहा, बेटे, मुझको लड़की के घर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे वालिदैन मुद्दतों उनके पड़ोस में रहे हैं और उनको हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी शादी हो गई तो पुराने मोहल्ले पड़ोस में कभी जाने का मुझे मौका ही ना मिला। आज तुम्हारी खातिर गई थी, मगर मैं नहीं समझती कि वो लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब है। क्यों माँ, आखिर उसमें क्या कमी है? बदसूरत है, बदतमीज है या पढ़ी लिखी नहीं है? उसके वालिदैन तो इलाके के सबसे खुशहाल और इज्जतदार लोग हैं। फिर आपके मुंह से महविश के लिए इनकार क्यों? इसलिए कि उसका माजी एक तोहमत के जैसा है। उन्हें इल्म नहीं है कि ये लड़की किसी बदनसीब के गुनाह का नतीजा है। माँ, पहेलियां मत बुझवाओ। खुदा जाने आप क्या कह रही हो। ये लावारिस बच्ची थी बेटा। 3 दिन की थी कि कोई इसको फल फरोश के खाली टोकरे में डालकर चला गया था। तभी ये कसम पुरसी के आलम में असद साहब को मिली थी और उन्होंने उसको गोद ले लिया था। तो अब बताओ कि हम ऐसी लड़की को क्यों कर घर की इज्जत बना सकते हैं जिसके वालिदैन का ही अता पता मालूम नहीं? आप अगर बहू नहीं बना सकती तो मैं ऐसी लड़की को बीवी बना सकता हूँ। मुझको उनके माजी या माँ बाप से कोई गर्ज नहीं है।
महविश एक नेक, शरीफ, मेहनती लड़की के तौर पर मेरे सामने रही है। वो तालीम याफ्ता है और उसने एक शरीफ और इज्जतदार घराने में परवरिश पाई है। क्या ये काफी नहीं है? बेटे के कड़े तेवर देखकर मां खामोश हो गई, मगर अंदर अंदर सुलगने लगी कि कैसे बेटे को इस रिश्ते से रोके। उधर महविश के रिश्ते आ रहे थे और उसकी मां शशोपंज में थी। महविश कह चुकी थी कि जल्द आयान अपनी वालदा को रिश्ते के लिए हमारे घर लाने वाला है, आप इंतजार कर लें। महविश तो आयान के वालदैन के आने की मुंतजिर थी, इसलिए ऐसा कह रही थी, मगर ये लोग आकर न दे रहे थे। आयान के वालिद को कोई एतराज न था कि ये हम पल्ला लोग थे, मगर बीवी अड़ी हुई थी कि उधर रिश्ता नहीं करना है। आयान ने भी मां से बाकायदा जंग ठान ली। वालिद तो गैर जानिबदार रहे। मां बेटे में ठिन गई। बेटे ने मां के पांव तक छू लिए, इल्तिजा कर ली। अजीब बात थी कि इतना प्यार करने वाली मां टस से मस ना होती थी, बल्कि उसकी परेशानी में रोज बरोज इजाफा होता जाता था। जिसका प्यार नाकाबिले शिकस्त था, वही हस्ती बेटे की खुशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। शौहर ने भी बहुत समझाया कि बेटी की खुशी का ख्याल करो और जिद छोड़ दो, मगर राशिदा बेगम ने यही जवाब दिया, जहां भी कहूं वहां आयान की शादी कर दूंगी, मगर इस लड़की से न करूंगी। मैंने मालूम कर लिया कि यह लड़की मुनासिब नहीं है। शौहर बिलाखिर खामोश हो बैठे। वो बीवी को भी नाराज न करना चाहते थे, अलबत्ता बेटे से यह कह दिया कि तुम बेशक खुद जाकर शादी कर लो, मुझे एतराज ना होगा। आयान मां के रवैये से मायूस होकर बिलाखिर खुद ही महविश के वालदैन के पास चला गया और बराह रास्त उनकी बेटी का हाथ तलब करने असद साहब के घर जा पहुंचा। उन्होंने ये कहकर रिश्ते से इनकार कर दिया कि बेटा, बगैर तुम्हारे माँ बाप के हम तुम अकेले को अपनी बेटी का रिश्ता देना नामुनासिब बात समझते हैं। अपने वालदैन को राजी करके ले आओ तो बात कर लेंगे। आयान ने बाप से दोबारा बात की कि अम्मा राजी नहीं है, आप तो राजी हैं, आप मेरे साथ चले। अम्मा को रहने दे, उनको हम बाद में मना लेंगे। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर हामी भर ली और उनके रिश्ते के लिए बगैर बीवी के ही बातचीत तय करने के वास्ते असद साहब के घर आ गए। उनसे असद साहब की देरीना जान पहचान निकल आई और वो महविश का रिश्ता आयान के लिए देने पर रजामंद भी हो गए कि औरतों का मामला बाद में संभाल लेंगे, अभी सिर्फ लड़के और लड़की का निकाह खामोशी से कर लेते हैं। असद साहब ज्यादा धूम धड़क्का इस बारे में खुद भी ना चाहते थे, क्योंकि महविश के उनको लावारिस बच्ची के तौर पर मिलने का वाकया लोगों के जहनों में ताज़ा ना हो। क्या खबर शादी के मौका पर ही भूला हुआ वाकया और बरसों पहले का राज किसी की जुबान पर आ जाए और उनकी बच्ची का सुकून बर्बाद हो जाए। निकाह की तारीख लड़के और लड़के के वालिद के बाहमी मशवरे से तय हो गई, लेकिन अब उनके वालिद ने अपने दोनों भाइयों को जरूर खबर कर दी कि वो भी फलां रोज निकाह के मौके पर शरीक होंगे। यूं देवरों की बीवियों के जरिए उनकी वालदा को इल्म हो गया कि शौहर उनके इल्म में लाए बगैर अज खुद आयान का महविश से निकाह करने जा रहे हैं। राशिदा बेहद घबरा गई और कोई चारा ना देखा। वो मेरी खाला के पास आ गई। बताती चलूं कि राशिदा खाला की बचपन की सहेली थी और 5वीं से 10वीं जमात तक उनकी क्लास फेलो रही थी। उसका कोई राज उनसे छुपा हुआ नहीं था। ये भी कि जब वो 10वीं में थी, उसकी पसंदीदगी एक नौजवान से हो गई थी जो उसके मामू के पड़ोस में रहता था, और छोटी उम्र में ऐसी गलती उनसे सरजद हो गई कि राशिदा को अपनी वालदा को ये राज बताना पड़ गया था। माँ बेचारी जमाने से ज्यादा शौहर से डरती थी। लड़की को बहन के घर भिजवा दिया और जब राशिदा ने एक बेनाम बाप की बच्ची को जन्म दिया तो उसकी माँ ने उस नजायदा को एक फल फरोश के टोकरे में रात के 3 बजे ले जाकर डाल दिया। ऊपर चादर ढक दी कि अगर अल्लाह ने इस मासूम जान को जिंदा रखना हुआ तो वो उसकी जिंदगी और परवरिश का खुद ही इंतजाम कर देगा। इसके बाद उन लोगों ने घर फरोख्त किया और उस मोहल्ले को छोड़ दिया। यूं राशिदा और उसके घर वाले एक बड़ी रुसवाई से तो बच गए, मगर राशिदा के दिल का दाग हरा ही रहा। उसकी शादी हो गई। आज वो अपने बेटे आयान की जिद के सामने इसी सबब हथियार ना डाल रही थी कि आयान की जिद और उसकी मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन रही थी। उसने मेरी खाला से कहा, अब तुम ही बताओ कि मैं अपने बेटे को क्या कहकर बाज रखूं और अपने शौहर को क्यों कर अपनी जिंदगी की एक ऐसी बड़ी गलती से आगाह करूं कि उसके बाद मेरे लिए जिंदा रहना मुमकिन ही ना रहे। मेरी खाला ने उससे कहा कि तुम खामोश रहो, शौहर को इस उम्र में ऐसा राज बताकर दुख न पहुंचाओ कि जिसको वो सह ना सके। अलबत्ता तुम्हारे बेटे को मैं बुलाकर बाज रख सकती हूँ। अपने घर पर खाला ने उनको बुलवाया और ये कहकर हकीकत बता दी कि बेटा, इंसान खता का पुतला है और तुम्हारी माँ के साथ तो धोखा हुआ था,
मैं नहीं चाहती कि इस धोखे की तकलीफ दे तफसील से तुमको आगाह करूं। बहरहाल तुम महविश से निकाह नहीं कर सकते। अगर माँ के कहने से बाज रह जाते तो शायद तुम्हारे और उनके दरमियान का पाकीज़ा रिश्ता मैला करने की मैं तो क्या कोई भी कभी जुर्रत ना करता। लेकिन अब मजबूरी है। तुम इस मामले को यहां ही ख़त्म कर दो और अपनी माँ को भी शर्मिंदा ना करो, बल्कि उनको एक इंसान समझकर माफ़ कर दो। माँ भी इंसान ही होती है और कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता। उन्होंने बहुत तकलीफ सहकर मोहब्बत से तुमको पाला है। आयान का चेहरा गम और गुस्से से नहीं, बदतरीन गहरे सदमे से स्याह पड़ गया। वो बगैर कुछ कहे मेरी खाला के सामने से उठकर चला गया। बाद में खाला ने आयान से कहा था कि मैं जानती थी कि माँ का राज जानकर उसके दिल में माँ का तकद्दुस मजरूह हुआ था, मगर मैं मजबूर थी। जिस राज से उसकी हकीकी माँ पर्दा उठाने से कासिर थी, मुझे ये नागवार फर्ज सरंजाम देना पड़ गया। आयान इस राज को जानने के बाद अपने घर ना गया और एक दोस्त के घर चला गया। इसके बाद कहाँ रूपोश हो गया किसी को मालूम ना था। यहाँ तक कि राशिदा बेटे के सदमे और जुदाई के गम को दिल से लगाकर सिर्फ 3 साल ही जिंदा रही और इस दुनिया फ़ानी से चली गई। उसकी वफ़ात के 1 साल बाद आयान ने बाप से राब्ता किया। वो उस वक्त तक कनाडा में था। साल बाद अपने वालिद को भी वहाँ अपने पास बुलवा लिया। इस तरह ये राज एक मोड़ पर आकर फिर से हमारे सीनों में दफन हो गया और दफन ही रहा। कभी महविश और उसके घर वाले भी ना जान सके कि राशिदा या आयान के साथ क्या हुआ और आयान कहाँ गायब हो गया, क्यों लौट कर ना आया। ये दुनिया सचमुच एक निगार खाना है। यहाँ कैसे कैसे वाक़यात हो जाते हैं। खुदा हर किसी को इस किस्म के सदमात से महफूज रखे कि जिनके तसव्वुर से ही दिलों पर वहशत छाने लगती है। तो दोस्तों, बेशक इंसान खता का पुतला है, लेकिन खुदारा ऐसा गुनाह न करें कि दुनिया में भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें और आखिरत में अजाब हो। अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।